राइट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू करना है, ठीक है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फर्स्ट फोकस ऑन वन डिग्री फ्रीडम सिस्टम्स और उनके हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेंगे। एंड देन विल गेट टू टू डिग्री फ्रीडम सिस्टम्स और उनकी इक्वेशंस और फिर उनके सॉल्यूशंस के ऊपर आएंगे। तो वी हैड टू ऑप्शंस कि हम पहले इक्वेशंस कर लेते, लेकिन हम इक्वेशंस अभी नहीं कर रहे। वी वांट टू गेट इनटू द सॉल्यूशन पार्ट ताकि हम एनालिसिस में एंटर हो सकें, जो हमारे वाइब्रेशन सिस्टम्स के एनालिसिस है। And once we are done with that, then we'll cover the two degree freedom part as well. ठीक है। मेरी आवाज़ वगैरह सबको आ रही है? अगर कोई मसला है तो नहीं? यस सर, ठीक है। ठीक ठीक है, चलो गुड है। राइट, तो दिस टॉपिक इज बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक है। मेनली जो अगर आप वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी हैव टू डील विद हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस थिंग। जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि हम लोग बेसिकली इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नोटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और विल सी हाउ वी कैन यूज दिस टू सॉल्व वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन जो आप लोग एक्चुअली पढ़ के आए हुए हैं अपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के कोर्स में, वी आर गोइंग टू briefly revise it, and once we are done with that, then we can actually get into the solution of actual problems. Objectives जो हैं हमारे इस टॉपिक के वो हैं, फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट पीरियोडिक मोशन, आफ्टर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेसिक डेफिनेशंस जो वाइब्रेशन से रिलेटेड है उनकी बात करेंगे। देन विल गेट टू द कॉम्प्लेक्स नोटेशन और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिवाइज करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नोटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखेंगे और देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट बीटिंग फिनोमेना, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी आज की क्लास में विल बेसिकली जस्ट गेट टू द पॉइंट जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एंड विल स्टॉप देयर. The first point that we need to discuss is periodic motion. Or periodic motion is, as the name suggests, it's just any motion that repeats itself after फिक्स टाइम, यानी एट रेगुलर इंटरवल्स वो अपने आप को रिपीट कर रहा हो, दैट बिकम्स पीरियोडिक मोशन. इट डज नॉट नीड टू बी साइनोसॉइडल, ठीक है ना। तो तीन मोशंस यहाँ पे शोन है, तीनों के तीनों जो है आपके पीरियोडिक मोशंस हैं. ओनली वन ऑफ देम इज साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स, जो कि आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है. बाकी दोनों का रिस्पॉन्स डिफरेंट है, बट what is common between them that all of them will have a fixed frequency and all of them have a time period जिसमें उनका जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज पीरियोडिक मोशन, इसका आपने ख्याल रखें. साइकिल इज बेसिकली द इंटरवल जिसके अंदर आपको एक चीज, एक जो पीरियड है वो कंप्लीट हो रहा होता है, यानी कि एक आपकी जो भी मोशन का एक टाइप का मोशन है कंप्लीट होता है और आफ्टर वन साइकिल यू स्टार्ट रिपीटिंग योर मोशन, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है उसको हम बेसिकली पीरियड कह देते हैं या टाइम पीरियड कह देते हैं. दैट इज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन साइकिल. और इसका जो इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी हो जाता है. फॉर्मली हम इनको डिफाइन कर लेंगे, बट लेट्स फर्स्ट लुक एट फॉर्मली हम पीरियोडिक मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं. तो कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम राइट हेयर, आपके पास ये मोशन है. दिस इज बाय नो मीन्स अ वेल डिफाइंड मोशन. दिस इज नॉट, लेट्स से दिस इज नॉट a simple harmonic motion. This is not a sinusoidal response, but this is a periodic response. क्यों? क्योंकि if we just look at it for a minute, we see that after the body comes back to this position, the motion starts repeating itself. ठीक है. और तो यानी कि जीरो से लेके टाइम कैपिटल टी तक आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया और टी से लेके 2t तक सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गया, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस, ठीक. तो फॉर पीरियोडिक मोशन वी डिफाइन अ मोशन टू बी पीरियोडिक इफ वी कैन फाइंड दिस कंडीशन टू बी ट्रू, यानी आपका किसी भी टाइम के ऊपर जो भी डिस्प्लेसमेंट या जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, इट रिपीट्स आफ्टर सम टाइम, यानी कि एन टाइम्स टी, यानी कि पीरियड जो है, यानी कि लेट्स से अगर ये 1 हो जाएगा तो टाइम 0 के ऊपर सोल्यूशन है, टाइम टी के ऊपर भी वही सोल्यूशन है. टाइम 1 सेकंड के ऊपर जो सोल्यूशन है, टाइम टी प्लस 1 सेकंड के ऊपर भी वही सोल्यूशन है, टाइम टी 2t प्लस 1 के ऊपर भी वही सोल्यूशन है, ठीक है. तो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन वी हैव अ पीरियोडिक रिस्पॉन्स. तो ये फॉर्मली हमने यहाँ पे पीरियोडिक मोशन को भी डिफाइन कर लिया, ठीक. अब
यहाँ पे हमारी जो टाइम पीरियड है उसकी और फ्रीक्वेंसी की हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन आ गई। द टाइम पीरियड इज अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू गो थ्रू वन साइकिल, हम पहले बात कर चुके हैं। इसको हम यूजुअली साइनसॉइडल के लिए पीक टू पीक या ट्रफ टू ट्रफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इट्स इनवर्स, और दिस इज हाउ मेनी साइकिल्स वी कैन कंप्लीट इन अ सेकंड। इसका यूनिट हमें पता है, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है which is 1/second, ठीक है। For vibrating systems we also talk about another type of frequency which you already know, which is the angular frequency, ठीक है, ओमेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि for a system, let's say कि for this particular system, this system actually does not rotate, this is a translating system, then why do we define an angular frequency for this system? इसकी natural frequency को भी हम ओमेगा n कहते हैं ना, तो why do we need to define an angular natural frequency for a system which is only translating? This is a question which we will answer today, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल किसी के जहन में पहले आया, बिकॉज ट्रांसलेटिंग बॉडी के लिए आप रेडियंस पर सेकेंड डिफाइन करने की कोई, जैसे एक तो ओमेगा आप उसको इज इट्स ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, बट आप उसको यू कैन ऑल्सो दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह रहे होते हैं ना, राइट। तो हम लोग इसको ये क्यों कह रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर लेट्स से स्प्रिंग मास सिस्टम, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस एंड वी नीड टू गेट इनटू द बॉटम दिस, ये कहाँ से आया और इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो एट एनी पॉइंट प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क। बोल के नहीं पूछना तो चैट मेरे पास ओपन है, चैट में लिख दीजिए, आई कैन रीड दैट, ठीक है। बट डोंट वेट अराउंड, ठीक है, पूछ लीजिएगा कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू रिवाइज इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगेन ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, तो वी जस्ट नीड टू फॉर्मली डिफाइन दिस थिंग एंड गेट अहेड ऑफ इट, ठीक है। होता क्या है, होता यह है कि आपके पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों के अबाउट आपकी ऑसिलेशंस हो रही हैं। लेट्स से अब आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में चले गए, जब आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में गए तो आपकी फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे लग रही है, आप जब कब मास लेफ्ट साइड पे गया आपकी फोर्स राइट साइड पे लग रही है, राइट। वी ऑल्सो नो दैट द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स, वी नो दिस, राइट। और अगर हम पॉजिटिव एक्स राइट साइड पे डिफाइन कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो स्प्रिंग फोर्स इज माइनस, और हम बात मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस फोर्स है माइनस साइन पे लग रही होती है। दिस इज फॉर द केस व्हेन वी हैव अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, बट नेगेटिव डिस्प्ले अगर एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो इफ यू पुट माइनस एक्स हियर, एफ एस बिकम्स प्लस के एक्स। इससे जो चीज़ आपको देखनी है कि द फोर्स इज एक्चुअली ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। This is a restoring force. The force is always trying to bring the system to its equilibrium position. अगर आपके सिस्टम में मास नहीं हो, कोई भी आपके सिस्टम में इनर्शिया नहीं हो, it will just bring the system to its original position and stop. आपका मास जब वाइब्रेट कर रहा होता है, दूर से जब वापस आ रहा होता है, it comes back to equilibrium position and the spring force becomes zero, but you keep on going forward because of the inertia of the system. सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी है, वो सिस्टम को आगे लेके चली जाती है। अगर कोई भी मास नहीं होगा and you release a massless spring, it will just come back to its origin position and it will stop. It will not go anywhere else because उसमें कोई inertia नहीं है उसको वाइब्रेट कराने के लिए। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने में। पहला पॉइंट ये है दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, and the second point is that the restoring force is directly proportional to displacement. This will always be true for all simple harmonic motions, ठीक है। तो when these two conditions are met, you get a simple harmonic motion and your solution can be defined in terms of a trigonometric function, या साइन की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और आप कॉस की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इनिशियल कंडीशंस, ठीक। तो दिस इज समथिंग which you guys need to understand. You know this, इसको हमने सिर्फ फॉर्मली थोड़ा सा लिख के एक दफ़ा रिवाइज कर लिया, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अब हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ पे हमने बोला था कि वी नाउ नीड टू स्टार्ट रिलेटिंग
आवर ट्रांसलेटरी मोशन टू रोटेशन। तो ये एंगल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, वी नीड टू गेट टू दैट। तो उसके लिए बहुत अच्छी एग्जांपल ये स्कॉच योक मैकेनिज्म है विच इज शोन है। तो इसमें हो क्या रहा है, यू हैव अ प्लेट जिसके अंदर पेन लगी हुई है और प्लेट एक फिक्स एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और आपके पास एक बार है जिसमें एक स्लॉट है, पेन आपकी स्लॉट के अंदर फिक्स है, और जैसे जैसे आपका जो प्लेट है या व्हील है वो रोटेट कर रहा है, आपका जो ये बार है ये ट्रांसलेट कर रहा है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू दिस पेन। ठीक हो गया। तो असेंशली इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि आपके पास एक रोटेटरी मोशन, रोटेशन मोशन को हम लोग एक ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसको वी आर गोइंग टू ट्राई एंड रिलेट दीज टू थिंग्स टुगेदर कि अब जो हमारे पास ओमेगा निकल के आ रहा है ना हमारे पास जो रिस्पॉन्स में जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ रही है, दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इस पर्टिकुलर केस में जो इस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा ट्रांसलेशन की, दैट इज एक्चुअली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील रोटेटिंग बिहाइंड इट। सही। तो अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम अगर इस व्हील को किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टॉप कर लें, तो इफ वी स्टॉप दिस एट एनी पॉइंट, सो लेट्स से कि मेरे पास इस ये पॉइंट मेरा P था, इसको मैंने एक पॉइंट के ऊपर स्टॉप कर लिया, तो देयर इज अ कंप्लीट सर्कल, में पूरा सर्कल नहीं बना रहा। तो इसका एट एनी गिवन पॉइंट देयर इज ए horizontal component and there is a vertical component. नीचे हुआ हुआ काम, I just want to make it here and then I'll get back to the diagram below. अब this angle that is here, this angle theta is actually a function of angular velocity because जब टाइम जीरो है तो सिस्टम लेट से आपका हॉरिजॉन्टल है, बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है आपके सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी की वजह से आपके सिस्टम का एंगल जो है, आपका पिन का जो एंगल है या फिर रॉड कह लें उस बार का जो एंगल है वो चेंज होता जा रहा है। तो एट एवरी टाइम t you have a different value of the y component and a different value of x component. The y component, if this is a, then the y component is a sine omega t and the x component is a cos omega t. ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है x का, हमने जो यहाँ पे चीज प्लॉट की हुई है, दिस इज दिस रिस्पॉन्स हियर। ठीक, तो दिस ओमेगा दैट इज कमिंग हेयर, जो रिस्पॉन्स आ रहा है सिस्टम का समथिंग लाइक दिस साइन वेव की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में, दैट रिस्पॉन्स इज फंक्शन ऑफ ओमेगा, और वो जो फंक्शन ओमेगा है दिस इज एक्चुअली द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील जिसके साथ ये पिन अटैच्ड है, इस व्हील की वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशनशिप ये बन रही है। ठीक, इसकी थोड़ी सी और डेप्थ में हम जाएंगे अभी आगे जाके, बट दिस इज द बेसिक सेंस। अब अपनी इस वाली फिगर में आ जाइए, नीचे बनी हुई है यही स्कॉच योक मैकेनिज्म यहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म में बनाया हुआ है। तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसी चीज़ को सॉर्ट ऑफ लाइक वर्टिकली मूव कर दिया, तो 90 डिग्री स्टिल्ट कर दिया इधर उन्होंने उठा के। ठीक है, तो आपके पास ये व्हील है, ये व्हील में हम दिस व्हील रोटेट्स लाइक दिस, और इसके साथ में एक बार जो है जो कि इससे कनेक्टेड है स्लॉट से। जैसे जैसे ये बार एक्चुअली रोटेट करेगा, ये पिन जो है यहाँ पे, ये पिन आपकी इस मैकेनिज्म को ऊपर नीचे पुश करेगी। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया। अब व्हाट वी कैन एक्चुअली फाइंड इज कि वी कैन रिलेट एनी कॉम्पोनेंट टू एनी अदर कॉम्पोनेंट। तो हमारे पास अगर हम वाई कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं तो इसी रोटेशन का, यानी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी है, एंगल आपका रेडियस ए है, तो हम इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को आई कैन रिलेट टू द एंगुलर रोटेशन, तो दिस एक्स बिकम्स ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी का हमारे पास यहाँ पे प्लॉट आ गया। इस पूरे केस में आपका जो ये वाला रोटेशन है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे कर रहा है, लेकिन इस कांस्टेंट वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है दैट्स द साइनोसॉइडल रिस्पांस। ठीक, तो अगर मैं इसी अपनी अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अब मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा ये वाला रिस्पांस है, इस बॉडी का रिस्पांस है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमें ये वो बोल रहे हैं कि द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट जो एक्सेलरेशन है या रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, यानी एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। दिस इज द कंडीशन वी वांट टू चेक। तो हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन निकाला था वो हमने एक्चुअली यहाँ पे लिख दिया, एंड वी वांट टू सी कि इससे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या निकल के आ रही है। तो to get from this displacement to acceleration we take two derivatives,
पहली दफा डेरिवेटिव लिया साइन ओमेगा टी का तो ओमेगा कॉस बन गया, सेकंड टाइम लिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन बन गया. इस केस में a sin omega t is actually x, so we wrote this, and I can rearrange this thing, so I can rearrange this thing like this. Okay, if you remember this equation, we have already talked about this. This is the general equation for an undamped spring mass system. So this shows कि जो आपका undamped spring mass system होता है, that is going to produce a simple harmonic response. ठीक है, तो ये हमने solution हमारे पास इस Koch-York mechanism का आ रहा था, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट आपकी जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो दिस मींस दिस Koch-York mechanism इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ये एक सिंपल सा हमने यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस को यहाँ पे शो किया हुआ है. इस कॉन्सेप्ट में अगर किसी को मसला है कि हम एक रोटेशन का कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि साइनसॉइडल आ रहा है, तो प्लीज स्टॉप एंड आस्क मी, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड. ठीक हो गया. तो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे भी एक और रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है फिगर के ऊपर सेम चीज़ की, तो यू गैस कैन हैव अ लुक एट दैट. हमारे पास क्या हो रहा है कि एक दो मोशंस हैं, दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट, वी जस्ट ट्राइंग टू रिलेट देम टुगेदर. तो एक मोशन हमारे पास है प्योर रोटेशन का, दिस इज एट अ कांस्टेंट ओमेगा, तो ओमेगा इज कांस्टेंट हियर, एंड दिस थिंग इज स्प्रिंग मास सिस्टम. दोनों का टाइम पीरियड सेम है. दिस इज अ प्योर रोटेशन, दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों का टाइम पीरियड सेम है. इफ यू थिंक अबाउट दिस, ये जो है इस प्योर रोटेशन की जो y में प्रोजेक्शन बन रही है, अगर मैं शेडो देखूंगा इसका, इधर से मैं कोई अगर लाइट बना के इधर कोई इसका शेडो चेक करूंगा, तो जो वॉल के ऊपर शेडो आ रहा होगा दैट विल बी दिस बॉल मूविंग अप एंड डाउन. ठीक है, तो दिस इज एसेंशियली जस्ट अ प्रोजेक्शन जिसकी बात हो रही है. तो प्योर रोटेशन को यू कैन कन्वर्ट टू साइन वेव्स व्हिच वी हैव बीन सेइंग फॉर द फ्रॉम द लास्ट स्लाइड. ठीक, ओके, सेम चीज इधर शो हुई. अब हमने इस स्लाइड के ऊपर हमने दोनों रिस्पॉन्सेज शो करा दिस, सिंस वी आर फेमिलियर विद दिस नाउ. तो हमने कहा कि हमारे पास एक प्योर रोटेशन है, एक वेक्टर है. ठीक है, दिस वेक्टर ए, इसका एंगल जो बन रहा है ओमेगा टी बन रहा है. इस वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स बनेंगे क्या बनेंगे, इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ए एक्स ए वाई. ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी. और मैं दोनों चीज़ों के रिस्पॉन्स प्लॉट कर सकता हूँ. तो आई कैन प्लॉट द वाई रिस्पॉन्स हियर. तो अगर मैं इसकी वाई प्रोजेक्शन को प्लॉट करता रहूँगा मेरे पास साइन रिस्पॉन्स आएगा. इसी की अगर मैं एक्स प्रोजेक्शन को प्लॉट करता रहूँगा मेरे पास कोसाइन का कर्व आ जाएगा. जस्ट रिमेंबर कि आपके पास साइन वेव जो होती है ये वाली वेव होती है, और कोसाइन वेव इज 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज. ठीक है, तो यहाँ से कॉस वेव स्टार्ट है, ये यहाँ से कॉस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से साइन स्टार्ट हो रहा है. say 90 degrees out of phase, this is pi by 2. ठीक हो गया. राइट, तो just remember कि एक प्योर रोटेशन से we are able to produce two different responses. एक साइनोसाइडल रिस्पॉन्स, एक साइन वेव का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, एक कोसाइन वेव का रिस्पॉन्स भी आ रहा है. तो दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक हो गया, तो आगे चले. Now we get to the point where we need to step back and डील विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनिशियली कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, बट दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी गेट टू रियली ट्रिकी फोर्स रिस्पॉन्सेज इन वाइब्रेशन सिस्टम. तो ये ज़रूरी है समझना. हमने करना क्या है कि हमारे पास कोई भी वेक्टर हो, तो आई कैन ड्रॉ द सेम वेक्टर हेयर. मैं कहता हूँ दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, दिस इज वेक्टर ए, एंड इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है. तो द वेक्टर z इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे. ठीक हो गया. इसी सेम चीज को मैंने ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है. तो जस्ट सी द एनालॉजी, x इज द रियल नंबर, y इज द इमेजिनरी नंबर, x components becomes the real part and y component becomes the imaginary part.
सही है। अभी हमने सिर्फ एक एनालॉजी प्रोड्यूस की कि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखें, दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। दिस इज व्हाई दिस स्लाइड इज इन द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हम सेम वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने एक्स को रियल कह दिया, वाई को इमेजिनरी कह दिया। इसका फायदा में क्या होगा, इसका फायदा में ये हो रहा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अरिथमेटिक और कन्वर्जन वगैरह हैं, दोज बिकम एप्लीकेबल टू वेक्टर्स। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, इट्स द सेम थिंग एज यू डू फॉर अ वेक्टर। आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इट्स अ पाइथागोरस थंब। ठीक है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं निकालना, दिस मैग्नीट्यूड इट्स जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अगर एंगल निकालना चाहते हैं तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। ठीक है, तो आपने परपेंडिकुलर में बेस किया, टेंजेंट इनवर्स ले लिया एंड यू आर एबल टू गेट थीटा। तो अब हम इसी चीज को हम वेक्टर्स के लिए भी करते हैं। वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, वी डू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स थीटा। हम बट इसी चीज को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, हम लोग वेक्टर्स को तो पोलर इस कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, बट वेक्टर्स को हम यूजुअली पोलर फॉर्म में नहीं लिखते। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी लिखेंगे। तो हम लोग पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, वी आइदर राइट लाइक दिस कि हम लोग ए के साथ एंगल बता देते हैं, या फिर मोर अप्रोप्रिएटली वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बारे में अगली साइड भी आ जाएगी, बट दिस इज, यू हैव स्टडीड दिस थिंग इन द सीवीटी कोर्स, और इट्स जस्ट ई की पावर आई थीटा। सही है, just remember this। अब इन दोनों की conversions are fairly straightforward। मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से निकल आता है, एंगल जो है वो टेंजेंट इनवर्स से निकल आता है, और अगर आप पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में जा रहे हैं तो इट्स जस्ट ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। तो कंपोनेंट्स इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं, सेम तरीके से हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स भी निकाले हुए हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि हम एक वेक्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इसके हमें कुछ एडवांटेजेस आएंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस। जी बेटा, you need to, somebody was trying to ask something but they shut their mic down. Is there any question? Okay. Right, so let's move forward. ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमने पिछले में डिस्कस किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने का वेक्टर को फायदा ये है कि हम अब इस वेक्टर को इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ए साइन ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ओमेगा टी, बल्कि उल्टा कर दिया मैंने, खैर है कुछ नहीं होता, कॉस यहाँ पे होना चाहिए, साइन यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज, ए साइन ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे, या फिर ए कॉस ओमेगा टी जे करें इसको। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कि मैं एक वेक्टर लिख रहा हूं जो कि चेंज हो रहा है स्पेस में, आई कैन सिंपली राइट दिस थिंग। दिस बेसिकली मीन्स द सेम थिंग। तो आई हैव रिड्यूस्ड द you know this the amount of writing I need to do for the same thing। तो मैंने पूरी फॉर्म एक ही चीज को लिख दिया कि मैंने बता दिया कि this is a vector which has a magnitude a and it is rotating at a frequency omega, और किसी भी टाइम t के ऊपर इसका जो एंगल हो जाएगा that would be omega t। So if I want the components, I can find the components using a cos omega t and a sin omega t। मैग्नीट्यूड डायरेक्टली पता है, एंगल डायरेक्टली पता है। ठीक है, एंगल वी कैन हैव फेजेस हेयर एज वेल। अगर हम चाहते हैं कि कोई फेज डला हो, फेज भी डला हो सकता है, नॉट नेसेसरी। अगर फेज डला होगा तो वो फेज यहाँ पे भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, तो इट वुड चेंज टू समथिंग लाइक दिस, sin omega t plus phi and similarly cos omega t plus phi। ठीक है, that would change like this, but this is again a much simpler form to write, ज़्यादा कंसाइज है। इसके ऑपरेशंस भी आसान होते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और इंटीग्रल लेना बहुत आसान होता है, तो दैट विल हेल्प अस लेटर ऑन। ठीक है, तो आगे चलें। अब हमने एक तो चीज़ रिवाइज जो करने की है वो हमारा ऑयलर्स फार्मूला। तो ऑयलर फार्मूला को यू ऑलरेडी नो व्हाट दिस इज, वी जस्ट नीड टू रिवाइज इट। ऑयलर फार्मूला हमारी यही जो बात अभी हम करते हुए आ रहे हैं कि हमने जो लिख दी है ए कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी को हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा है, दैट इज द ऑयलर्स फार्मूला। तो वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस आइडेंटिटी बिफोर। जस्ट यहाँ पे इस स्लाइड में हमने ये आइडेंटिटी ऑलरेडी यूज कर ली है, ये वाली आइडेंटिटी। दिस इज द ऑयलर्स फार्मूला, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया यहाँ पे। So this is the Euler's formula। ठीक है,
बट वी कैन गो बैक एज वेल। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा देते हैं तो वी कैन गेट द फॉर्मूला फॉर कॉस। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो वी कैन गेट द फॉर्मूला फॉर साइन। ठीक है, तो कॉस में ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाता है, और साइन में ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2 आई हो जाता है। सही, तो अब यार आई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज -1 अंडर रूट, राइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये तो बिल्कुल बेसिक सा एक फॉर्मूला, ये हमने यूज़ करना है। अगर किसी को ये, इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन द डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग, a very simple series solution for this formula is available in the link which I've added there, आप जाके देख सकते हैं। राइट, तो अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? अब ये वाली स्लाइड में जो हम एक what we want to do is we want to solve for simple harmonic motions in terms of rotating vectors, and this slide will seem to be longer than it needs to be. People say that we should not need to do this. It's much simpler if we talk about simple sine and cos, but इस topic का purpose mainly आपको solution की easy technique बताना नहीं है. The purpose is to learn how we use complex numbers to actually solve vibrating systems. ठीक है, तो although this might seem long, but we need to get through this so that we can use this later on. अच्छा, अब हम एक रोटेटिंग वेक्टर लिख लेते हैं. नाउ व्हेनेवर आई सी अ रोटेटिंग वेक्टर आई मीन ए ई की पावर आई ओमेगा टी. अब ए कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनी मैग्नीट्यूड, बट दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर बिकॉज इसमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आ रहा है. दिस इज व्हाट इट मेक्स इट रोटेटिंग, बिकॉज ओमेगा टी का मतलब ये कि एंगल हर टाइम पे डिफरेंट है, एंगल चेंज हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर. और वेक्टर इसलिए बिकॉज ए की पावर ई की पावर आई थीटा जब मैं लिखता हूँ तो दिस चेंजेस टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा आई. सही है ना? तो दिस इज अ वेक्टर एंड बिकॉज एंगल इज चेंजिंग विद टाइम दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर. सही हो क्या? So we start with the rotating vector a e की power I omega t, which is actually a cos omega t plus I sin omega t, which we can also write in terms of two functions, which I don't know whether you've studied or not, but they're there. अगर मैं कोई भी आपके पास नंबर लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स और उसमें मैं रियल फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो देन द आंसर इज ए. अगर मैं सेम काम इमेजिनरी फंक्शन के लिए करता हूँ देन द आंसर इज बी. ठीक है, इट्स नॉट आई बी, इट्स जस्ट द इमेजिनरी पार्ट विदाउट द आई. ठीक है, जस्ट बी. तो ये दो फंक्शन है जो कि हम यूज करेंगे क्योंकि यू विल सी कि व्हाई वी नीड दिस. ठीक है, तो अभी आ जाएगा इसी साइड में, विल गेट टू नो. सर इसमें ये इमेजिनरी पार्ट एसएचएम के बारे में क्या बता रहा है? ओके, ये दिस इज कमिंग अप. ठीक है, अब आप ये देखें कि रियल पार्ट cos है और imaginary part sin है. ठीक है, this imaginary does not mean that this is not actual, this is not physical. This can represent a physical system. ठीक है, imaginary भी physical system को represent कर सकता है. हम सिर्फ इसको ये बता रहे हैं कि एक रोटेटिंग वेक्टर है और उसके दो कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, तो जो इसका इमेजिनरी कंपोनेंट है वो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट को शो कर रहा है वेक्टर के, और जो उसका रियल पार्ट है वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को शो कर रहा है. मेरा हार्मोनिक रिस्पांस जो सिंपल हार्मोनिक रिस्पांस, माय सिंपल हार्मोनिक रिस्पांस कैन बी डिफाइंड बाय दिस और इट कैन बी डिफाइंड बाय दिस और इट कैन बी डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. ठीक है, तो हम लोग जो रियल इमेजिनरी करते हैं हम ये करते, अभी मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली. लेट मी जस्ट गेट टू द सेकंड बॉटम हाफ ऑफ दिस स्लाइड, और उसमें जो है ना ये वाले क्वेश्चन आंसर हो जाएगा. बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दैट कि ये इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये नहीं है कि दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल फिनोमेना. इट्स जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो कि हमने इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ. और अभी जब बॉटम हाफ में आएंगे चीज़ और क्लियर हो जाएगी. तो अगर मैं इस चीज़ का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका z का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेना इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो e की पावर आई ओमेगा टी का डेरिवेटिव बिकम्स ओमेगा टी
ई की पावर आई ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई आई ओमेगा, सही आई ओमेगा बाहर आ गया, एंड दिस ए ई की पावर आई ओमेगा टी बिकम्स जेड, तो वो हमने यहाँ पे रिप्लेस करा दिया. आई टेक अनदर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया एक्सेलरेशन के लिए. आई अगेन डू द सेम थिंग, एक और आई ओमेगा बाहर आएगा, आई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय आई ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. दिस अगेन चेंजेस टू जेड, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस. अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ, हमने एक सोल्यूशन किया फॉर इन टर्म्स ऑफ अ रोटेटिंग वेक्टर, बट व्हाट वी हैव इज, अगर हम इसका इस सोल्यूशन का रियल पार्ट उठाएंगे तो हमें एक टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे तो हमें दूसरी टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा है. एंड सी व्हाट आई मीन, अगर मैं मुझे लेट्स से कि मैंने सॉल्यूशन अज्यूम किया था ए साइन ओमेगा टी, दिस इज माय अजम्पशन, तो आई फ्रॉम दिस एंड दिस व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई नीड टू पिक द रियल पार्ट. ठीक है, इस फंक्शन का जो रियल पार्ट है दैट इज ए कॉस ओमेगा टी, तो ए कॉस ओमेगा टी मेरा रियल पार्ट बन गया. सॉरी दिस इस रियल तो कॉस होता है ना, तो शुड बी कॉस, राइट, सही है. तो अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन का रियल पार्ट उठा लूंगा, मुझे अपने कॉस की टर्म्स में, अगर मेरा एक्स कॉस है तो मुझे एक्स डॉट भी मिल जाएगा, एक्स डबल डॉट भी मिल जाएगा अगर मैं रियल उठाता हूँ. तो अगर मेरा इनिशियल साइन अज्यूम किया, मैं इमेजिनरी उठा लूंगा, मुझे तीनों इमेजिनरी पार्ट के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे विच विल रिप्रेजेंट एन एक्चुअल सिस्टम. ठीक है, आप जस्ट लुक एट दिस. तो मैंने अभी ये किया कि मैंने इस फंक्शन पे रियल, इसके ऊपर रियल लगाया, तो इट बिकम्स ए कॉस ओमेगा टी, तो दिस इज माई एक्स, इसमें एक्स. अब मेरा वेलोसिटी मैंने यहाँ पे निकाली हुई है आई ओमेगा जेड, तो मैं अगर रियल फंक्शन अप्लाई करूंगा आई ओमेगा जेड के ऊपर, तो दिस चेंजेस टू जेड इज द सेम थिंग, तो इट इज ए कॉस ओमेगा टी प्लस आई ओमेगा ए I sin omega t. I and I becomes -1. So you become the real part of I omega a cos omega t minus omega a sin omega t. And the real part is only this one. तो real part हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी विच इज रिटन हियर. सही है. तो अगेन सीम्स वेरी राउंड अबाउट, हम डायरेक्टली साइन का कॉस का डेरिवेटिव ले लेते हैं, आंसर आ जाता है. ठीक है, बट दिस इज व्हेन वी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के फोर्सिंग फंक्शंस एक्ट हो सकता है. आपका फोर्सिंग फंक्शन में साइन प्लस कॉस दोनों कॉम्पोनेंट हो, देन क्या आपका रिस्पॉन्स किस तरह का आएगा, कोई फेज डिफरेंस होगा तब किस तरह का आएगा. तो दिस देयर आर थिंग्स विच आर गोइंग टू कम अप लेटर ऑन, which are in which we are going to benefit by learning this strategy. इस simple problem में this strategy might not seem very appropriate. This might seem that ये complicated चीज़ है. ठीक है, और हम बहुत सारी जगह पे इन कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन को यूज भी नहीं करेंगे, हम साइन और कॉस की फॉर्म में करेंगे, बट इन सम केसेस वी माइट नीड दिस. ठीक है, तो अब लेट्स लुक एट दिस. तो आपके पास माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आया. यूजुअली द प्रैक्टिस इज कि जो हमारा एक्स का फंक्शन होता है ना, उसी फंक्शन में सारे रिस्पॉन्स लिखते हैं. तो कॉस में आया तो मैं वेलोसिटी को भी कॉस की फॉर्म में लिखना चाहूँगा. वेलोसिटी को कॉस की फॉर्म में लिखने के लिए व्हाट आई वुड डू इज आई वुड चेंज साइन टू कॉस, और साइन और कॉस में 90 डिग्रीज का फेज होता है, और तो दिस विल चेंज टू कॉस ओमेगा टी प्लस 90 करेंगे या माइनस 90 कर सकते हैं, लेकिन प्लस 90 करेंगे बिकॉज आवर वी नीड अ नेगेटिव रिस्पॉन्स हियर, हमें माइनस चाहिए. और इफ़ यू रिमेंबर जो अगर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है. ठीक है, तो अगर मैं 90 प्लस ओमेगा टी कर दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट टू सेकंड कोऑर्डिनेट, और मेरे पास इसका आंसर नेगेटिव ही आने लगेगा विच इज़ व्हाट वी नीड हियर. सही है, तो इफ यू लीव इट लाइक दिस इज नॉट इनकरेक्ट, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि हम सब चीज़ों को सेम फंक्शन में लेकर आते हैं. दिस हेल्प्स अस. ओके, अगर हम एक्सेलरेशन में आते हैं, एक्सेलरेशन में हमारे पास ये चीज़ थी, सेम चीज़ आप ओपन कीजिए एक्सेलरेशन के लिए. तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी. तो इफ यू डू दिस तो इट बिकम्स माइनस, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस आई ए
साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका मुझे रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट इज सिंपली माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। और मुझे अगेन इसको माइनस साइन को अगर मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ तो आई कैन सिंपली ऐड अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज, क्योंकि कॉस पॉजिटिव राइट साइड पे होता है, नेगेटिव साइड पे होता है। आई कैन ऐड फेज एंगल ऑफ 180 डिग्रीज दैट वी हैव डन हियर एंड वी गेट दिस। यू if you are not remembering this thing exactly, you don't need to worry about this. Is not something which you will need to think of for different problems, ठीक है। ये हर दफा ऐसी चीज करनी नहीं पड़ती। This is something we are doing on this problem and this is the extent of it। ये प्लस 90 की वेरिएशन और प्लस 180 की वेरिएशन, दिस इज व्हाट वी वांट टू जस्ट, और वो हमने यहाँ पे कर ली। यू जस्ट नीड टू नो दिस। कोई इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपको याद नहीं है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। दिस इज वन केस व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंसीडर रियल पार्ट, बट आवर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आल्सो हैज एन इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी फंक्शन अगर मैं पूरी चीज़ पे लगा दूंगा, आई एम गोइंग टू गेट माई रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ साइन। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माई वेलोसिटी एंड दिस इज माई एक्सेलरेशन। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख रहे हैं, वी डोंट एक्चुअली नीड टू राइट दिस और राइट दिस, दिस इज गुड इनफ। बट जस्ट वांटेड टू शो कि हमारे पास इसके अंदर दोनों सॉल्यूशंस एम्बेडेड है। हमारे पास इसमें रियल पार्ट का सॉल्यूशन भी है इन टर्म्स ऑफ कॉस और इमेजिनरी पार्ट का सॉल्यूशन भी है इन टर्म्स ऑफ साइन। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व कर लेते हैं किसी चीज़ को, तो यू आर एबल टू गेट सॉल्यूशंस आइदर इन रियल पार्ट और इन इमेजिनरी पार्ट और इन बोथ, डिपेंडिंग कि आप किस केस में डील कर रहे हैं। सही है। जस्ट रिमेंबर कि दिस इज समथिंग वी विल नीड टू यूज लेटर ऑन। इस वक्त इस स्लाइड का पर्पस जो आपके लिए है वो ये है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों सॉल्यूशंस एम्बेडेड हैं, रियल पार्ट का सॉल्यूशन भी है, इमेजिनरी पार्ट का सॉल्यूशन भी है। शुड नो व्हाट इज द रियल फंक्शन, व्हाट इज द इमेजिनरी फंक्शन, यू शुड नो व्हाट्स द रोटेटिंग वेक्टर, एंड दैट्स बेसिकली इट। इन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन में इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये हो जाएगा तो क्या कर लेंगे। तो इस स्लाइड का पर्पस आपको रोटेटिंग वेक्टर्स से और उनके डेरिवेटिव से और उसकी मदद से सॉल्यूशन की स्ट्रेटजी से इंट्रोड्यूस करना था। दैट वाज द बेसिक आइडिया, ठीक। So if there is any question, please ask me. Otherwise, I can move forward. नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, कैन यू ज्वाइन बैक? एक मिनट रह गया, जस्ट ज्वाइन बैक। मुझे यही स्लाइड कंप्लीट करनी है। आई विल जस्ट डिस्कस दिस स्लाइड फॉर लाइक 5 minutes एंड देन विल एंड। ज्वाइन बैक कर लो वरना बीच में। ओके सर। ओके, थैंक यू। Right. So let's restart. Basically, if we look at the solutions that we have, ठीक, उनमें से हम लोग साइन की फॉर्म में सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी, लेट्स राइट इट डाउन हियर, x of t is equals to a sin omega t and x dot is equals to omega a sin omega t plus 90, x double dot is equals to omega square a sin omega t plus 180, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंसेस हमारे पास आ रहे हैं एंड वी वांट टू सी हाउ द थ्री रिस्पॉन्सेज आर गोइंग टू रिलेट टुगेदर। एक टाइम रिस्पॉन्स अगर मैं इन तीनों को मैं अगर टाइम एक्सिस पे प्लॉट कर दूँ तो हाउ वुड आई गेट इट, और इनके जो रोटेटिंग वेक्टर्स थे विच आर दीज थ्री वेक्टर, दिस एंड दिस, हाउ वुड दीज थ्री रिलेट टुगेदर। सही, ये कैसे रिलेट होंगे? दिस इज व्हाट वी वांट टू एक्चुअली सी। What we would find in the next slide is that it's much easier to visualize difference in phases, this 90 degrees or 180 degrees using rotating vectors। सही है, ये चीज़ हमने थोड़ी सी देखनी है। लेट्स सी क्या होगा। एक और चीज़ देख लीजिए कि हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है, अगर मैं उस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। तो बेसिकली दिस माइनस इज शोइंग एसेंशियली कि वेक्टर z की डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नीट्यूड स्केल हो रहा है ओमेगा स्क्वायर से, बट माइनस साइन इज शोइंग कि अगर z ये था तो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर z, ठीक है। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, मैं बता रहा था, मैंने बता दिया कि व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस थिंग प्लस i a sin omega t, if I do this, then essentially what I'm doing is I'm changing the components around,
ठीक है, मैं दोनों कंपोनेंट्स चेंज कर रहा हूँ. दिस विल बिकम माई रियल कंपोनेंट एंड दिस विल बिकम माई इमेजिनरी कंपोनेंट. जब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस विल बिकम आई, इधर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा तो दिस विल -1. ठीक है ना, तो इसमें ये स्विच आ रहा है. ठीक है, लेट्स कम हियर. 3 वेव्स हैं. सबसे पहली वेव हमें डिस्प्लेसमेंट की, विच इज ए साइन ओमेगा टी, ये हमें बनी हुई है. सेकेंड वन वी हैव इज वेलोसिटी which is omega a sin omega t plus 90, ये भी हमने पिछली स्लाइड पे देख लिया था. और थर्ड वन इज एक्सेलरेशन which is omega square a sin omega t plus 180. ठीक है, अब सी दैट हमारी जो साइन वेव होती है, स्टैंडर्ड साइन वेव जो होती है, दैट स्टार्ट्स विद वैल्यू ऑफ 0 एट t इक्वल्स टू 0. t इक्वल्स टू 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है. सही है. जो कोसाइन वेव होती है दैट स्टार्ट्स विद मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट t इक्वल्स टू 0 बिकॉज cos 0 is 1. ठीक है, तो a cos wave goes like this. सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा हो गया. दिस शुड बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ट्राई टू विजुअलाइज दिस हियर कि आपके पास ये साइन वेव है बिकॉज स्टार्टिंग हियर गोज लाइक दिस. ठीक है, फिर आपके पास जो सेकंड वाली है, जो ग्रीन जहाँ पे हाईलाइट हुआ है, दिस वन इज वेलोसिटी बिकॉज दिस स्टार्ट्स एट द वेरी टॉप. साइन ओमेगा टी प्लस 90 बेसिकली मींस कॉस ओमेगा टी. So it starts at the top and then reduces. So this angle should be pi/2. यहाँ पे cos आपका basically 0 हो जाता है. Yes, यहाँ पे आप जब ये 90 हो जाएगा तो become sin 180, sin 180 0. ठीक है ना, तो ये दोनों तरह से देख सकते हैं आप. And then it goes to the other side and cycles like this. जो आपके पास माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब ये है कि मैं पूरा फेज ही चेंज कर रहा हूँ. जहाँ पे ये है ये भी साइन ही, बिकॉज व्हेन दिस थिंग इज 0, व्हेन दिस इज 0, sin omega t is 0. ठीक, बट बिकॉज दिस थिंग इज 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, तो दोनों के जो नेगेटिव पॉजिटिव है आपने पूरा शिफ्ट कर दिया जी. ये जो पाई से लेके 2 पाई के बीच में नेगेटिव हो रहा था, ये 0 से लेके पाई के बीच में नेगेटिव हो रहा है. इसी ये वाली चीज पाई से लेके 2 पाई के बीच में नेगेटिव थी. मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन में मैं 180 डिग्रीज ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने पूरी चीज को शिफ्ट कर दिया. तो ये चीज 0 से लेके पाई के बीच में नेगेटिव. ठीक है, तो 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज. यू कैन सी दैट हियर. ठीक है, तो आपके पास ये पूरी चीज इसकी इन्वर्ट है ना. जहाँ पे ये मैक्सिमम है वही उसी जगह पे ये भी मैक्सिमम है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन. जहाँ पे आपका साइन नेगेटिव है मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मैक्सिमम. सही है, तो दिस इज गोइंग लाइक दिस. अब सेम चीज की जो रोटेटिंग वेक्टर्स हैं वो आपके लेफ्ट साइड पे शोन है. तो डिस्प्लेसमेंट का रोटेशन वेक्टर ये रहा. ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का रोटेशन वेक्टर क्या कर रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड. इसका मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्पलीट्यूड. ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, ये वेक्टर रोटेट होके इधर से पास होगा इस तरीके से. तो इस वेक्टर की डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट ओरिएंटेशंस होंगी, बट इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा. ऑफ कोर्स ये सर्कल दायरा बहुत रबिश बना हुआ है, बट यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि आपका रेडियस हमेशा कांस्टेंट है, बट द एंगल डिपेंड्स ऑन टाइम t. सही है ना. तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये, और जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन आपकी इसको जो करंट पोजीशन है ना, इसकी जो करंट पोजीशन इसकी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है. इसकी करंट प्रोजेक्शन है ना, करंट प्रोजेक्शन ये वाली आ रही है. जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट another point. This means हर टाइम के ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन है, हर टाइम के ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन है. और when you take all of these projections and combine them together you get the sine wave. एक तो ये चीज समझ आ गई है मेरे से. दूसरी चीज ये देखिए कि आपके पास जो वेक्टर वेलोसिटी का है i omega x, that is 90 degrees out of phase and that is shown here. क्योंकि ये देखें, ये यहाँ पे 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, दिस इज 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज. तो आपका रोटेटिंग वेक्टर एक्चुअली 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज. आपका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ये आपके डिस्प्लेसमेंट से 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज है. तो जब आप फेजेस को रोटेटिंग वेक्टर्स में ड्रॉ कर रहे होते हैं तो यू एक्चुअली ड्रॉ द फेजेस प्रॉपरली एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स अस अ लॉट. ठीक है, ये आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है आपके फेजेस की. इसकी मैं एक बिल्कुल बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ आपको, जिससे आपको शायद थोड़ी सी और समझ में आए. तो ये है कि लेट्स सी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है साइन ओमेगा टी. फर्स्ट ये
रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में क्या है, अगर मैं लेट से कि मेरे पास 10 साइन ओमेगा टी, तो 10 ई की पावर आई ओमेगा टी मेरा रोटेटिंग वेक्टर हो गया। इसका इमेजिनरी पार्ट जो है दिस इज एक्चुअली 10 साइन ओमेगा टी। तो ये रोटेटिंग वेक्टर अगर मैं साइन मेरा इस तरीके से बन रहा है एंड दिस मैग्नीट्यूड इज 10, तो मुझे रोटेटिंग वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड 10 होगा एंड दिस एंगल इज ओमेगा टी। जब ओमेगा टी 90 के बराबर होगा तो अब आप इस जगह को हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका ये वाला कंपोनेंट आ रहा है, करंटली आपका ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, एट एनी एंगल आपका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, इस तरीके से आपका रोटेटिंग वेक्टर और साइन और कॉस रिलेट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस अलॉट कि साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्रीज। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली मेरी साइन वेव किसी एंगल से स्टार्ट हो रही है, एक्चुअली उसकी जो ओमेगा टी के ऊपर when t is equals to 0, इसका मैग्नीट्यूड इज 10 साइन 45। दिस इज माई स्टार्टिंग वैल्यू। तो मेरा साइन रिस्पॉन्स जो आ रहा है दैट इज नॉट स्टार्टिंग हेयर, इट इज स्टार्टिंग समवेयर हेयर, ठीक है ना। और ये जो डिफरेंस, दिस इज आवर बेसिकली जो हमारे पास 10 साइन 45 का की वैल्यू। हाउ डू आई एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस थिंग इन अ रोटेटिंग वेक्टर। ये देखें कि हमारे पास जो भी रोटेटिंग वेक्टर था, इसमें इनिशियली हमारे पास एक एंगल ऑलरेडी है, तो हमारे पास 45 डिग्रीज का एक एंगल ऑलरेडी है। ओमेगा टी का एंगल इसके बाद है। तो मेरे पास जो रोटेटिंग वेक्टर है वो किसी भी पॉइंट पे आपके पास कि कैसे ड्रॉन है, वो आपके पास जो वेक्टर है दैट्स एट t इक्वल्स टू 0 इट स्टार्ट्स एट 45 एंड आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 0 इट रोटेट्स एट एनी डिफरेंट एंगल। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स अस विजुअलाइज दिस फेजेस। जो ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं बेहतर विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं आपकी। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ स्टॉप मी एंड आस्क, बिकॉज आई एम एक्चुअली डन विद द टॉपिक जो मुझे आज कराना था। दिस वाज द फाइनल पॉइंट आई वांटेड टू मेक। The point is कि rotating vectors can help us. They're very very powerful. हम लोग इस टॉपिक में भी अगले टॉपिक में भी इनकी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे which might not directly be related to vibrations, but rotating vectors are very very powerful and you can search about them and see their applications and you will find a lot of details, ठीक है। इसको सर्च कर सकते हैं। अभी कोई सवाल है इस चीज़ में कि जो हम रोटेटिंग वेक्टर से साइन कॉस को कैसे रिलेट कर रहे हैं और फेजेस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं सर, क्लियर है तकरीबन। स्पीड ठीक है आकाश इस दफ़ा? जी सर, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रबिया बोलिए प्लीज। सर ये आपने पीछे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में ओमेगा स्क्वायर आ रहा था, तो जी। एम्पलीट्यूड अगर यहाँ पे हमने 10 रखा है तो ओमेगा स्क्वायर 100 नहीं हो जाएगा? तो उसकी वेव बहुत नीचे से स्टार्ट नहीं होगी? बिल्कुल, देखें ये तो डिस्प्लेसमेंट का जैसे कर्व है ना। पिछले वाले में तो काफी करीब से स्टार्ट बिल्कुल हुई थी ना। नहीं, हाँ देखें ज़रूरी नहीं है वो चीज़ ऑन द स्केल्ड हो। नॉर्मली होता क्या है कि हम कोई ना कोई यूनिट्स डिफाइन करते हैं ना इसके। फॉर एग्जांपल मैंने बोला दिस थिंग, अगर मैं मीटर्स में ले रहा हूँ उसको, तो मैं इसको मीटर्स पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में सेम चीज़ लेनी ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली आप स्केल्स, आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को नॉर्मली सेम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करते ना, बिकॉज द यूनिट्स आर डिफरेंट। तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं बोल दूँ कि मेरे यूनिट यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दिस इज पॉसिबिलिटी कि मेरे, अगर यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है तो दिस 1 इज एक्चुअली 1 मीटर, but acceleration is 1 is actually 10 meters and this is 2 is 20 meters and 3 is 30 meters. So your scaling is possible when you do it. The purpose there was not to actually draw two scale, but this scaling is possible. वरना normally जो होता है कि आप तीनों को अलग अलग अपने अपने ग्राफ में बनाते हैं, because तीनों की यूनिट डिफरेंट है, तो तीनों को के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। यू कांट कम, बिकॉज एक में ज़्यादा अगर आपकी, अभी तो हमने ओमेगा बहुत कम लिया हुआ है। जब आपका ओमेगा, अब तो हमने लिया ही नहीं ओमेगा, ओमेगा नॉर्मली हंड्रेड्स में होता है, तो when you take a square of it, then it becomes very very difficult. मरियम कोई क्वेश्चन है आपको? ठीक है सर। ठीक है रविया, ओके ठीक है।
एनी अदर क्वेश्चंस? सर ऑनलाइन पे कब जा रहे हैं? ओके, ऑनलाइन पे हम लोग कब जा रहे हैं? ऑनलाइन में हम लोग मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक से चले जाएंगे। लुक आउट। और लैब्स के लिए यूनिवर्सिटी? कंप्लीटली या फिर 3 आवर क्रेडिट आवर के कोर्स में से 2? यार ये अब देख लेना, मुझे भी एग्जैक्टली फाइनल चीज़ नहीं पता। लैब्स ऑनलाइन होंगी, यूनिवर्सिटी में आप लोग आएंगे, ऑन इन क्लास हम लोग मीट करेंगे। एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बनता है कि 2+1 जा रहे हैं कि हम तीनों ऑनलाइन लेके क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, ये हमें पता चल जाएगा वीकेंड पे शायद। बट लाइकली सिनेरियो इज़ के क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी नेक्स्ट वीक से, ठीक है? तो लुक सही आउट सर, फॉर, ओके। ठीक है, लुक आउट फॉर एन अपडेट। मुझे एग्जैक्टली फाइनल क्योंकि नहीं पता तो आई कांट इन्फॉर्म यू, ठीक है? बट मुझे जहाँ तक पता है कि वी आर गोइंग ऑनलाइन। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।